न्यूज़, फेक न्यूज़ और उसके साथ आता है प्रोपेगेंडा। आपको ये जान के हैरानी होगी कि 16 टाइम्स फास्टर फेक न्यूज़ प्रोपोगेट करती है। इन्हीं सब चीज़ों के बैकड्रॉप में आज हम डिस्कस करेंगे चाइना की डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन जो चल रही है ताइवान में। ताइवान दुनिया की पहली कंट्री बन गई है जो सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ रिसीव कर रही है। तो आइए चल के इसी को देखते हैं और समझते हैं ये कैंपेन क्यों चल रही है, क्या है इसका मतलब और क्या अचीव करना चाहता है चाइना इससे। तो देखिए, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के ज़माने में अब ये मॉडर्न वारफेयर बन चुका है, साइबर और इंफॉर्मेशन। अब इसमें देखिए ऑक्सफोर्ड जो है वो क्या कहती है, कैसे डिफाइन करती है प्रोपेगेंडा को, कि प्रोपेगेंडा इज द इंफॉर्मेशन स्पेशली ऑफ अ बायस्ड और मिसलीडिंग नेचर यूज टू प्रमोट अ पॉलिटिकल कॉज और अ पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक ऐसी इंफॉर्मेशन का पीस जो बायस्ड है, मिसलीडिंग है, जिसमें बहुत सारी पहले से जो है एक पूर्व धारणाएं जिसमें पहले से बनी हुई हैं। आपके पास भी व्हाट्सएप में कई बार ऐसे मैसेज आते होंगे जिसमें बहुत पूर्वाग्रह होते हैं, स्टीरियोटाइप्स होते हैं। ये होंगे तो ऐसे ही होंगे, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। तो कहने का मतलब है फैक्ट जो है वो मिसिंग होता है। ठीक है, और होता क्या है सारा का सारा? फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा। प्रोपोगेंडा हर जगह होता है, थोड़ा बहुत एलिमेंट हर जगह होता है। न्यूज़पेपर हो, चाहे मैगजीन हो, चाहे न्यूज़ चैनल हो, रेडियो स्टेशन हो, जो भी हो। ये हमेशा, लेकिन इसको एक नेगेटिव कॉनोटेशन ही दिया गया है। उसके पीछे रीज़न ये है कि इसका जो इतिहास रहा है प्रोपोगेंडा का, ठीक है, इसका हमेशा वही इतिहास ही खराब रहा है, पावर और कंट्रोल को लेके रहा है। प्रोपोगेंडा हालांकि किसी इंफॉर्मेशन को फैला करके कोई पॉलिटिकल गोल अचीव करने के लिए भी हो सकता है, पर ये जनरली नेगेटिव कनोटेशन में ही देखा जाता है। ठीक है, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा का इतिहास आज का नहीं है, बहुत पुराना है। और जो नोन सोर्सेज के हिसाब से देखें तो सबसे पहला प्रोपोगेंडा फैलाने वाला इंसान था अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, क्योंकि जब इसको जो है वापस जाना पड़ा, कई सारी रीजंस की वजह से, थकान हो या बहुत लंबा इनका जो कैंपेन हो गया था, तब इन्होंने क्या किया था कि वापस जाने से पहले इन्होंने एक प्रोपोगेंडा फैलाया था। वो ये कि एक ओवर साइज्ड कई सारे इन्होंने आर्मर बनवाए थे, हेलमेट्स बनवाए थे और उनको वहां पीछे छोड़ दिया था। इनका इंटेंट ये था कि ये सामने वाली आर्मी को ये बताना चाह रहे थे कि कोई दैत्य टाइप की आर्मी यहां पर आई थी, ठीक है, वो यहां से वापस गई है, तो भाई इसके पीछे मत जाओ। तो इस तरह, ताकि वो जो उनकी पूरी आर्मी जो है ना वो जायंट दिखे एकदम, तभी इन्होंने ओवर साइज्ड आर्मर और हेलमेट्स जो है वो बनवा के वही मैदान में छोड़ दिए थे। वहां से ये लोग फिर पीछे गए थे। हिटलर का भी अपना एक इतिहास है। हिटलर ने भी जो है प्रोपोगेंडा ही यूज किया था नेशनलिज्म का और सोशलिज्म के आइडियल्स का, और उसका जो कल्मिनेशन हुआ, जो आउटकम हुआ, वो ये हुआ कि होलोकास्ट हुआ और एक्सटर्मिनेशन हुआ ज्यूज का। कितने सारे ज्यूज जो है मार दिए गए गैस चैम्बर में डाल के। और जब ज्यूज जब जा रहे थे सड़क पे मरने के लिए, जब उनको गैस चैम्बर में ले जाने के लिए जब ले जाया जा रहा था, तो दोनों तरफ पब्लिक खड़ी हुई थी और पब्लिक तालियां बजा रही थी, हंस रही थी। और तो वो कौन लोग थे? वो थे तो उसी समाज के लोग, उसी, उनके अंदर भी मानवता कहीं ना कहीं रही होगी। लेकिन वो सब शिकार थे किसका? प्रोपोगेंडा का, मिस इन्फॉर्मेशन का। और आज भी वैसी ही मिस इन्फॉर्मेशन जो है नज़र आती है हम लोगों को। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि चाइना कैसे ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन फैला करके जो है वहाँ पे ये थॉट डेवलप कर रहा है कि भाई चाइना के साथ रहोगे तो प्रॉस्पेरस रहोगे, अलग जाओगे तो फिर मारे जाओगे, या फिर जो है मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस में आ जाओगे और परेशान हो जाओगे, दुनिया भर के लोग अटैक कर देंगे। इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है फैलाई जा रही है, जो कि हम आगे देखेंगे। अब देखिए इनका स्केल देखिए प्रोपोगेंडा का क्या है, कि मार्च में एक न्यूज आई थी जिसमें यह बताया गया था कि डिजिटल सोसाइटी प्रोजेक्ट्स की वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ कंट्रीज जो कि सबसे ज्यादा फेक न्यूज ऑनलाइन रिसीव कर रही हैं, उसमें ताइवान टॉप कर गया है। मतलब इतनी ज्यादा जो है वहां पे फेक न्यूज फैलाई जा रही है। ठीक है, चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफिशियल पब्लिकेशन जो उसका है 17 मार्च का, उसमें भी जो है इंफॉर्मेशन वारफेयर, ठीक है, सूचना युद्ध इसे आप कह सकते हैं, हिंदी में और भी कोई अप्रोप्रिएट वर्ड होगा, तो इसको ये मेन मान रहे हैं। ठीक है, इनका कहना है कि इससे जो है बहुत कुछ जीता जा सकता है। ठीक है, और ये सेंट्रल रोल जो ले लेगा कन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्रेंथ से। जो कन्वेंशनल जो वारफेयर है, टैंक और तोप चलाने वाला, उससे बेहतर है कि ये इंफॉर्मेशन की तोप चलाओ, है ना।
It suggests that warfare is evolving away from mechanized battle to information assaults, stating information age warfare depends mainly on information to subdue an enemy. ठीक है, अब इंफॉर्मेशन एज वारफेयर में जो है सिर्फ इंफॉर्मेशन जो है वो इसका इतना बड़ा रोल है कि वो एनिमी को एकदम बौना कर सकती है आपके सामने। ठीक है, अब टैंक ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से बैठे बैठे इतना कंट्रोल बना लीजिए वहाँ की मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, कि जनता जो है वहीं की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दे, खुद ही सड़कों पे आ जाए, और फिर ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के नाम पे आप जो है घुस जाइए उसमें उसके बाद, है ना। पीएलए का व्हाइट पेपर यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी का जो व्हाइट पेपर है वो डिस्क्राइब करता है टैक्टिक्स इन जनरल टर्म्स एज डिप्राइविंग द एनिमी ऑफ इंफॉर्मेशन सुपीरियरिटी while strengthening its own information capabilities by building an information based combat system. इंफॉर्मेशन बेस्ड कॉम्बैट सिस्टम बिल्ड करने की बात कर रही है पीएलए, ऑफिशियली ये बात बोली जा रही है एक तरीके से। ठीक है, द पेपर डज नॉट आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक एनिमी बट ताइवान इज अ परपेचुअल टारगेट। अब वो जो व्हाइट पेपर था उसमें ताइवान का नाम तो नहीं लिया, पर इन्होंने कहा यही कि इंफॉर्मेशन सुपीरियरिटी हमको लानी पड़ेगी, और मतलब जो है यही सबसे मेन जो है कॉम्बैट इंस्ट्रूमेंट बनेगा अब। ठीक है, देखिए यूज ऑफ फोर्स वर्सेस यूज ऑफ प्रोपोगेंडा, अब क्या करना है, इस पे ज्यादा रिलाई करना है, इस पे रिलाई कम करना है। कारण क्या है कि भाई इधर आपकी कॉस्ट बेनिफिट अगर आप देखेंगे तो इसमें तो कुछ ज्यादा आपका नुकसान भी नहीं हो रहा है, कोई किलिंग्स डेथ्स ये सब तो हो नहीं रही हैं, ऑब्जेक्टिव आपका अचीव हो रहा है। इधर क्या है, गन्स, टैंक्स, बॉम्ब्स, आर्टिलरीज, आर्मी सब फ्रंट लाइन पे लगाइए, इधर से इनकी लाइए, अटैक होगा, वॉर होगा, उससे वो। अब ये क्या है, ये सॉफ्ट अप्रोच है एकदम। ठीक है, वो सारा तंत्र वहाँ का कंट्रोल करिए, जनता जनता के दिमाग में जहर घोलिए, फिर धीरे से उसको बोलिए कि भाई वहाँ की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करे, और वहाँ से खड़े होकर चिल्लाए कि नहीं चाइना, चाइना इज़ द बेस्ट, चाइना इज़ द बेस्ट। ठीक है, तो ये जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है ये अपने कैंपेन्स को इस तरह से डिज़ाइन करती है कि इसकी स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव हो पाए। ठीक है, और इस लेवल पे ये करते हैं कि सेंट्रलाइज कर रखा है, पूरा थिएटर कमांड लेवल ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, ताकि एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ऑपरेशंस को सेंट्रलाइज किया जा सके। एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ऑपरेशंस को जो है सेंट्रलाइज किया जा सके। ठीक है, और साथ ही साथ एक डिपार्टमेंट भी बना है, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स नेटवर्क सिस्टम। थोड़ा लंबा भी है, डिफिकल्ट भी लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन अगर कभी अगर ऐसा आ जाएगा ना तो इसको अगर लिखेंगे तो फिर जो याद कर लेंगे तो फिर लिखने में भी जो है आसानी रहेगी, और अच्छा भी आंसर भी अच्छा फ्रेम होगा। ये एग्जाम्पल के तौर पे, केस स्टडी के तौर पे आप ये दे सकते हैं, जब इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर पे भी कोई बात आ सकती है, ऐसे आ सकता है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर पे, या फिर आपका जो है मेंस में क्वेश्चन ही आ सकता है कि अब जो कन्वेंशनल वॉरफेयर से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर जो है उसका रोल, हॉट टॉपिक है ये। ठीक है, तो ये उसकी एग्जाम्पल में आ सकता है कि इन्होंने जो है एक सेंट्रलाइज थिएटर कमांड लेवल ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स नेटवर्क सिस्टम डिपार्टमेंट बना रखा है जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसके टाइप्स भी हैं भाई साहब इनके वॉरफेयर के, साइकोलॉजिकल, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वॉरफेयर, है ना। कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, वो बिलीव करती है कि यूनिफिकेशन को नेगोशिएट किया जा सकता है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, पर अभी फोर्स यूज नहीं करनी है ना, बिल्कुल नहीं, बिकॉज कॉस्ट बेनिफिट जो है वो बहुत ज़्यादा है। कॉस्ट इसमें ज़्यादा लगेगी फोर्स लगाने में, बेनिफिट कम होगा। हो सकता है वॉर बीच में ही रोकना पड़े, यूनाइटेड नेशन इंटरवीन कर जाए, अदर कंट्रीज इंटरवीन कर जाएं, तो कॉस्ट बहुत होगी और बेनिफिट उससे होगा नहीं। पर ये जो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इसकी बात ही कुछ और है, ये आनंद है एकदम, इसमें बैठे बैठे सारे काम हो रहे हैं। तो यही इनकी ये सॉफ्ट पावर है एक तरीके से, जिसको ये मैनेवर कर रहे हैं, ऑफस्केटिंग इट्स फॉर्मल इन्वॉल्वमेंट इन दीज क्रॉस स्ट्रेट एक्टिविटीज। फॉर्मली नहीं जाएंगे भैया, टैंक वैंक गन वन आर्टिलरी आर्मी लेके अभी नहीं जाएंगे, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे रिलाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं जिसकी हम लोगों ने भी बात की थी। अब इनके जो साइबर ऑपरेशन हैं वो कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली। ठीक है, वहाँ की सोसाइटी को डिवाइड और डीमोरलाइज कर रहे हैं, ये हमने देखा, ताइवानी सोसाइटी को कर क्या रहे हैं, खासकर ये पब्लिक कॉन्फिडेंस वहां के प्रेसिडेंट साई में जो है वो कम कर रहे हैं, और ये थॉट बना रहे हैं कि भाई ये गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट है एकदम। और बीजिंग ये भी कर रहा है, बीजिंग एक्टिवली प्रेजेंटेड नैरेटिव दैट जो वहां की पार्टी है ताइवान की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी डीपीपी, ये ताइवान को डिजास्टर की तरफ लेके जा रही है, और इसका जो फ्यूचर है ये बिल्कुल ब्लीक है, बड़ा गड़बड़ है, होपलेस है,
बर्बाद कर देंगे ये लोग ताइवान को, चाइना ही है जो बचा सकता है। ठीक है, और ये अगली लाइन है कि एक रोजी नैरेटिव है मेनलैंड चाइना का, बड़ा खूबसूरत सा देश है मेनलैंड चाइना, वहाँ पे बड़ा ही प्रॉस्पेरिटी है, पूरी डेमोक्रेसी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की जो थॉट है वो इनकलकेट की जा रही है वहाँ की जनता में। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, रोजी नैरेटिव है पूरा चाइना की मेनलैंड का। ठीक है, किसके दिमाग में ये सब भरा जा रहा है? ताइवान की जनता के। ठीक है, अब ये भी एस्टिमेट किया जा रहा है कि ताइपेई जो कि राजधानी है ताइवान की, इसको 2400 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है डेली मिल रही हैं, जो कि मिस इन्फॉर्मेशन है। 2400 पीसेज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एज अ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन इसको रिसीव हो रही है। ठीक है, so the PRC continues to work towards its goal of softening the island for voluntarily annexation by inducing Taiwanese voters to elect officials with more favorable disposition towards China। अब क्या है भाई, अब यहाँ पे बड़ा खूबसूरत सी बात है कि भाई वॉलेंटरी एनेक्सेशन कर रहे हैं। कैसे? अब उन इलेक्शन ऑफिशियल्स को लगाओ जिनका डिस्पोजिशन चाइना की तरफ हो, जिनका झुकाव चाइना की तरफ हो, तो धीरे से जो है इलेक्शन भी मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। तो ये है इनका ओवरऑल जो है डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन की अंदर की कुछ बातें। अब आगे देखिए, अब देखिए जब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है तो काउंटर तो करना पड़ेगा। अब देखिए बेचारा ताइवान जो है वो कैसे इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को जो है काउंटर कर रहा है, इस डिसइंफॉर्मेशन का जो सैलाब है उससे कैसे लड़ रहा है। नंबर 1, टीचिंग मीडिया लिटरेसी। ठीक है, अपनी यंगर जनरेशन को बचा रहा है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वहाँ की, उसने भी 6 से 18 तक के सारे बच्चों को इफेक्टिवली कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करें और मीडिया लिटरेसी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को जो है पढ़ाना समझाना शुरू कर दिया है। दूसरा, फैक्ट चेकिंग और वेरिफिकेशन फॉर चैट ऐप्स। लाइन वहाँ की बड़ी फेमस जो है एक चैट एप्लीकेशन है, और इसमें 2020 का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जब हुआ था तो साई इंग वैन करके जो वहाँ के इनकम्बेंट प्रेसिडेंट थे, उनके खिलाफ एक कैंपेन चल गई थी उसी चैट एप्लीकेशन में कि उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री जो है वो फेक बनाई है। और जब ये जो ग्रुप था सर्च करने वाला, डबल थिंक लैब रिसर्च करने वाला, इसने जब चेक किया तो देखा कि आधे से ज़्यादा जो है ये फेक न्यूज़ के ग्रुप्स जो हैं सारे के सारे चाइना में जाके लिंक हो रहे हैं, वहीं बने हैं या वहीं के लोग हैं इसमें। ठीक है, फेक आईडीज से, फर्जी आईडीज से वहाँ के ताइवान के प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है प्रचार कर रहे हैं। जैसा कि हमने पीछे देखा था कि ये बात बतानी है कि अभी जो गवर्नमेंट है ताइवान में वो बिल्कुल बर्बाद कर रही है ताइवान को, और चाइना ही है जो बचा सकता है। अच्छा, इसके बाद कई सारे एनजीओज हैं ताइवान के जो वो भी साथ में आए गवर्नमेंट के, और एक चैटबॉट भी बनाया है इन्होंने ताकि वहाँ पे जो यूज़र सबमिट कर सकता है अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन को, वो चैटबॉट है वो बहुत जल्दी इवेलुएट करके तुरंत बता देगा कि भाई ये वेरीफाइड है कि नहीं है। ठीक है, तो ये वाली। तो अब आइए बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ, और पहला पॉइंट है इसमें कि डिस्पाइट सस्टेन डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बाद भी बीजिंग का जो पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है वो ताइवान में फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रो इंडिपेंडेंस सेंटिमेंट्स वहाँ पे बढ़ ही रहा है। आपने अगर पहला वाला वीडियो देखा होगा जिसमें चाइना और ताइवान के रिलेशंस पे मैंने एक हिस्टोरिकल टाइमलाइन पूरी आपके सामने रखी थी, अगर आप सरसरी निगाह से जल्दी 1.2 या 1.5 की स्पीड से अगर आप एक नज़र उस पर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ताइवान जो है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है और चाइना कहने को ही सिर्फ डेमोक्रेटिक है। दोनों की पॉलिटिकल फंक्शनिंग में क्या अंतर है, ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अच्छा, उसके बाद बीजिंग का जो गोल है पीसफुल रीयूनिफिकेशन का, वो भी अभी अनलाइकली है। ठीक है, उसके बाद डोमेस्टिक जो रेटरिक है चाइना में, एक राष्ट्रवाद का, हर एक राष्ट्र में उसके अंदर भी एक डोमेस्टिक रेटरिक होता है। ठीक है, उसमें इनका ये चलता है कि ताइवान के जो नौजवान हैं वो भटके हुए हैं, जिनको गाइड करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चलती हैं वहाँ पे। फिलहाल जो है पीसफुल अटेम्प्ट इनका रीयूनिफिकेशन का वो भी सक्सेस नहीं पा रहा है। ठीक है, एंड इट इज़ अननोन व्हाट अदर एक्शंस इट मे टेक टू अचीव इट्स स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, और आगे वो अपना क्या जो है कौन से एक्शंस या कौन से वो और मीन्स अपना सकते हैं। तो यही रहा आज का लेक्चर सीरीज, डिस्कशन सीरीज जो भी आप कह लीजिए, वो आज यहाँ पर समाप्त होती है। इफ़ यू लाइक दिस सीरीज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और चैनल पर यूं ही बने रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।